नमस्ते, हमारा नाम है केतकी चितय। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको हम बता दें, हम इस चैनल पे सोशो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन जनरल, जनरल नॉलेज, फिलोसफी, साइकोलॉजी, करंट अफेयर्स, लॉ, जुडिशरी और मेरे दिमाग में जो भी चीज़ आती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर, तो ऑब्वियसली हम बात करने वाले हैं एम.के. गांधी जी के बारे में। यदि आप सबसे पहले आई एम सॉरी अबाउट द फैन की आवाज़। मेरे घर पे एसी नहीं है तो बैकग्राउंड भी हिल रहा होगा एंड आई एम सॉरी अबाउट द आवाज़। आई कांट हेल्प इट। मुझे एक माइक स्पॉन्सर किया जा रहा है, इट इज़ ऑन इट्स वे, सो लेट्स होप नेक्स्ट टाइम से कुछ प्रॉपर आवाज़ से हम रिकॉर्डिंग कर पाए। सो एनीवे, द पॉइंट बीइंग कि यदि आप ऐसी अपेक्षा रख रहे हैं कि हम एम.के. गांधी जी का जो भी इंडियन पॉलिटिक्स में योगदान रहा है या फिर हाउ ही शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स, ऐसे यदि हम बात करने वाले हैं तो आप गलत है। हम आपको आज एक अलग ही एम.के. गांधी जी का रूप बताने वाले हैं। एम.के. गांधी बिफोर ही केम टू इंडिया। दो 2016 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ घाना में तब के जो हमारे मतलब पूर्व राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी जी ने एक गांधी जी का स्टैचू जो था यूनिवर्सिटी ऑफ घाना में अनवील किया, यानी कि उसका ये किया, क्या कहते हैं, अनवील आई गेस। उसके बाद ये जून 2016 की बात है। उसके बाद घाना में एक मूवमेंट शुरू हो गई कि गांधी मस्ट फॉल, यस। और 2018 में इट वाज सक्सेसफुल। द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ घाना, इन्होंने वो स्टैचू गिरा दिया। बट ऐसे क्यों किया? Why did they do that? तो शुरुआत करते हैं गांधी इन अफ्रीका। 1893 की ये बात है। नेटल पार्लियामेंट में एम.के. गांधी जी ने एक लेटर लिखा था नेटल पार्लियामेंट को, जब वो साउथ अफ्रीका में थे। उस खत में उन्होंने जो नेटिव अफ्रीकन्स, वहाँ पे ओरिजिनल जो भी अफ्रीकन्स थे, उनको उन्होंने सैवेजेस ऐसे कहा है। अब ये जो अंग्रेजी शब्द है इनका मैं हिंदी में इनको क्या कहते हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने वाली हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इसलिए। सो वो उन्हें सैवेजेस कहते थे, ओके। 1904 में गांधी जी ने जोहानिसबर्ग के जो हेल्थ ऑफिसर थे, तभी उन्होंने कहा था कि कूली लोकेशन में नेटिव अफ्रीकन्स और इंडियंस ये दोनों रहा करते थे, तो उन्होंने तभी कहा था कि इन काफिरों को डोंट मिक्स द काफिर्स विथ द इंडियंस। ब्लैक अफ्रीकन्स को वो काफिर कहा करते थे। हमें काफिर इस शब्द का मीनिंग क्या होता है ये कहने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। उसी साल उन्होंने आगे ये भी लिखा है और कहा है कि इंडियंस हैव नो वॉर डांसेस एंड he does not, he as in Gandhi does not drink काफिर बियर, यानी कि काफिरों की जो भी बियर होती है वो नहीं पीते, यानी कि कुछ दूसरा प्राशन करते होंगे, बट ये काफिर, हमेशा ये शब्द
वो ब्लैक अमेरिकन्स के लिए इस्तेमाल किया करते थे, काफिर। 1905 यानी कि अगले साल डर्बन में प्लेग हुआ। तो प्लेग की वजह से अस्पताल में एक ही जगह, ऑफ कोर्स तभी वाइट्स जो थे यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स खुद को छोड़ के सबको एक ही पद में, एक ही चीज में दे यूज टू क्लासिफाई, राइट। तो तभी गांधी जी ने वापस ये लिखा था डर्बन प्लेग के बारे में, जब हुआ तब 1905 में, कीप इंडियंस एंड अफ्रीकन्स separate at the hospital if you want to keep the situation, यानी कि सिचुएशन को यदि आपको हैंडल करना है और सिचुएशन हाथ के बाहर नहीं जानी है तो इन काफिरों को और भारतीयों को अलग रखिए। ये भी उन्होंने कहा 1905 में। अब अश्विन देसाई और गुलाम वाहिद, इन्होंने एक किताब लिखी है। आपको ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको गूगल बाबा बता भी देंगे। सो ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कोई अपने ख्याली पुलाव पका रही हूँ। चाहे तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आपको मैं इनके सोर्स लिंक ज़रूर भेजूंगी। सो अश्विन देसाई और गुलाम वाहिद या गुलाम वाहिद, आई एम सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग द नेम, प्लीज करेक्ट मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इनकी जो किताब है, इस किताब में उन्होंने ये कहा है कि गांधी वॉज रेसिस्ट टू द एक्सटेंट दैट ही रोट अफ्रीकन्स आउट ऑफ हिस्ट्री और वॉज कीन टू ज्वाइन विथ वाइट्स, कि वो इतने ज्यादा डेस्परेट थे अफ्रीकन्स को पूरे इतिहास से गायब करने के लिए कि वो इनके साथ भी, ब्रिटिशर्स गोरे लोगों के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। टू द एक्सटेंट दैट ही एक्सेप्टेड वाइट माइनॉरिटी पावर एंड वॉज कीन टू बी अ जूनियर पार्टनर। इतने डेस्परेट थे कि वो गोरे लोगों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार थे, और खुद जो एक्चुअली गोरे लोगों की माइनॉरिटी थी, राइट, फिर भी वो राज कर रहे थे, तो उनके साथ भी वो हाथ मिलाने के लिए तैयार थे और उनका जूनियर पार्टनर बनने के लिए भी तैयार थे। Had he succeeded, यदि वो सक्सेसफुल हो जाते, we would have been culpable in the horrors or apartheid, यानी कि हम अपार्थाइड के योगदान में यदि गांधी सक्सेसफुल हो जाते तो हम लोग जिम्मेदार होते, भारतीय जिम्मेदार होते अपार्थाइड के लिए, यानी कि नष्ट करने के लिए। He believed in Aryan brotherhood. He supported more taxes on impoverished Africans, यानी कि वो जो गरीब अफ्रीकन्स थे उन पे ज्यादा टैक्सेस लगने चाहिए, इसका समर्थन कर रहे थे। और वो इंडो आर्यन जो समाज है वो कैसा प्योर है उसका सपोर्ट करते थे। हिटलर भी तो वही करते थे, राइट। सोचिए, समझिए। और फिर जब दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, इस आइडियोलॉजी से सुभाष चंद्र बोस जी जब हिटलर को मिलने जाते हैं तब बोस जी का इतना ये उनके बारे में इतना ऑपोजिट वक्तव्य क्यों करते हैं गांधी जी, जब वो खुद इस ख्यालात के थे कि आर्यन, इंडो आर्यन सपोर्टर वो खुद थे। तब सुभाष बाबू जी के बारे में वो ऐसा क्यों कहते हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत था, हिटलर बिल्कुल गलत आदमी था। उन्होंने भी तो जेनोसाइड किया ना जूस का, उनका भी तो यही ख्यालात था ना जो आपका, यानी कि एमके गांधी जी का ख्याल था रिगार्डिंग अफ्रीकन्स, रिगार्डिंग ब्लैक अफ्रीकन्स।
सोचिए समझिए, ख्यालात अपने अपने होते हैं। हम हमारा ख्यालात, हमारा ओपिनियन आपके सामने रख रहे हैं, ना कि किसी और का। ये जो स्टैचू गिराया 2018 में, तो उसका वो जो मूवमेंट स्टार्ट की गई, गांधी मस्ट फॉल, उसकी शुरुआत की, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम गोइंग टू मिसप्रोनाउंस दिस नेम, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उबादेले बखरी कम्बोन, Ubadele, Ubadele. I'm extremely sorry, I'm mispronouncing your name. So इसके आगे हम आपको OBK करके एड्रेस करेंगे. So I'm extremely sorry for this. I really don't mean to do that on purpose. So उनका ये कहना है, give us a statue of B.R. Ambedkar and not M.K. Gandhi. आप यदि ये सुने तो आपको, यदि आप इतिहास सीखे तो आपको ये भी पता चलेगा, जो 1932 का पूना पैक्ट था, जो अंबेडकर जी को साइन करना पड़ा, अंबेडकर जी को किस तरह से फोर्स किया गया है पूना पैक्ट साइन करने के लिए। इसको अंग्रेजी में एक शब्द है कोहर्सिव, ही वॉज कोहर्स्ड, यानी कि इनडायरेक्ट प्रेशर डाला गया। किसने प्रेशर डाला? कांग्रेस और M.K. गांधी जी ने, टू साइन द पूना पैक्ट। इसके बारे में खुद अंबेडकर जी ने बहुत बार बातें की हैं, तो आप ज़रूर पढ़िए। आई थिंक यूट्यूब पे डॉक्टर अंबेडकर जी का एक BBC को एक रेडियो इंटरव्यू भी उन्होंने दिया है, वो भी इंटरव्यू आई थिंक यूट्यूब पे अवेलेबल है, और उनका जो गांधी जी के बारे में कहना है वो भी आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गांधी जी कितने हद तक रेसिस्ट थे। जात पात का निर्माण ये खाली ब्रिटिशर्स ने नहीं किया है, कांग्रेस और M.K. गांधी जी का इसमें कितना योगदान था, ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो भी किताबें लिखी है, जो भी आर्टिकल्स लिखे हैं, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ना कि केवल नीला झंडा लेकर आप हम भी आम्बेडकर कह के मत घूमिए। उनकी आइडियोलॉजीज को समझिए, फिर आपको आम्बेडकर एक्चुअली कौन थे ये समझ में आएगा। और ऑब्वियसली आई विल बी डूइंग अ वीडियो रिगार्डिंग हिम ऑन 6th of December if possible, but I will try to do that. And yes, moving on. So OBK ये भी कहते हैं कि जब ज़ूलू, जो एक अफ्रीकन ट्राइब है, वो अभी तो आपको भी पता होगा ज़ूलू ट्राइब के बारे में, लेकिन M.K. गांधी जी को ये ज़ूलू ट्राइब क्या है क्या नहीं है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन तब भी उनका क्या कहना था, When the Zulu war began, like the war against Zulu जब हुआ, तब M.K. गांधी का ये वक्तव्य था, ही एक्चुअली एजिटेटेड, उन्होंने एनकरेज किया फॉर आर्म्स एंड गन्स एंड मिलिट्री ट्रेनिंग, यानी कि बंदूक उठाने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग दीजिए लोगों को। इसका एनकरेजमेंट M.K. गांधी जी ने किया, और इनको हम नॉन वायलेंट कहते हैं। अनदर ये ऑफ M.K. गांधी, OBK आगे ये भी कहते हैं दैट हैड ही, यानी कि M.K. गांधी would have shot down as many kafirs as he had bullets if he had the opportunity. यहाँ पे काफिर्स अगेन ब्लैक अफ्रीकन्स को कहते थे वो,
तो उन्होंने ये भी कहा है ओबीके जी ने कि यदि गांधी जी को वो अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो वो जितने भी उनके पास बुलेट्स थे वो सारे के सारे इस्तेमाल करते ब्लैक अफ्रीकन्स को मारने के लिए। वो गांधी जी का कंपैरिजन डायर के साथ करते हैं, जनरल डायर जो जालियनवाला बाग में जिन्होंने शूटिंग करने की ऑर्डर दी थी, उनके साथ वो एमके गांधी जी का कंपैरिजन करते हैं। बिकॉज जनरल डायर ने जो भारतीय लोगों के साथ किया वही चीज एमके गांधी ब्लैक अफ्रीकन्स के साथ करना चाहते थे, ऐसे ओबीजी का कहना है, ओबीके जी का कहना है। उनका ऑब्वियसली अफ्रीकन हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा उनकी स्टडीज़ कह सकते हैं। उन्होंने बहुत खुद के देश के बारे में ऑब्वियसली ज़्यादा स्टडी की है और हम उनके स्टडीज़ के आधार पे और अश्विन देसाई और गुलाम वाहिद के जो भी उनकी स्टडीज़ हैं उनको लेकर हम ये बातें कर रहे हैं। अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एमके गांधी जी का ये कहना था और ये एक्चुअली रिटन एविडेंस है दैट होम रूल विदाउट मिलिट्री पावर वाज यूजलेस। ये उनकी फिलॉसफी थी एमके गांधी जी की। यानी कि क्या, यदि आपको घर का रूल यानी कि घर की सत्ता चाहिए तो बिना मिलिट्री की आपको सत्ता नहीं मिलने वाली और बिना मिलिट्री की सत्ता यूजलेस होती है। तो फिर वापस मैं एक ही चीज पूछूंगी कि वीर सावरकर की जो आइडियोलॉजी थी, सुभाष चंद्र जी की जो आइडियोलॉजी थी कि हमारी खुद की मिलिट्री होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट गांधी जी क्यों गए? उनके अगेंस्ट, सुभाष बाबू जी के अगेंस्ट गांधी जी इतने ऑपोजिट क्यों गए कि सुभाष जी को कांग्रेस से रेजिग्नेशन देना पड़ा? सोचिए। आगे हम ये बात करते हैं, ओबीके जी आगे ये भी कहते हैं कि अपेरेंटली ये एक्चुअली एक किताब है जिसके बारे में मैं ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी। उस किताब के बारे में किसने लिखी है किताब वो भी लिखूंगी और उस किताब से मैंने वो किताब पढ़ के वहाँ से रेफरेंस उठाया है, तो उस किताब के बारे में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी। उस किताब में ये कहा गया है कि हमें पता है ना वो नैरेटिव कि फर्स्ट क्लास का टिकट होकर भी गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था, करेक्ट? हम वही बात सुनते हैं, सोचते हैं और उसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ कुड ब्रिटिशर्स डू दैट? उनके पास फर्स्ट क्लास का पास था, फिर भी ऐसे क्यों किया? करेक्ट? ये घटना, ये ट्रेन का इंसिडेंट अपेरेंटली 1893 को हुआ और उसके बारे में सबसे पहली बार एमके गांधी जी जिक्र करते हैं 1909 में। 16 साल चुप्पी क्यों रखी? ये मन में ख्याल नहीं आता? क्या ये भारत आने से पहले उनको सिंपैथी का नैरेशन क्रिएट करना था, इसके लिए उन्होंने ये कार्ड खेला? मन में सवाल तो उठता है, राइट? और ये जो चीज है कि दैट ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, ये खुद एमके गांधी जी ने आई थिंक 4 या 5 बार लिखा है, आई थिंक 4 बार इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 4 ही बार उस नैरेटिव में कंसिस्टेंसी नहीं है, इट इज ऑलवेज इनकंसिस्टेंट। 19-20 कुछ ना कुछ तो अलग अलग चीजें जोड़ी गई हैं।
माने कि एक ही स्टोरी आपके साथ यदि घट रही है, यदि वो सच है, लाइक 100% सच है, तो वो 4 बार जब आपने उसके बारे में जिक्र किया है खुद ने, तो उसमें अलग अलग नरेशन क्यों है? और ये उन्होंने खुद ने कहा है, एम.के. गांधी जी ने खुद ने 4 बार इसका जिक्र किया है। आप पढ़ सकते हैं, आर्काइव्स में पॉसिबल है, ब्रिटिश लाइब्रेरी के आर्काइव्स में जाइए, या फिर जो मुंबई में गांधी लाइब्रेरी है वहाँ पे जाइए। आपको सारी उन्होंने लिखी हुई जो भी पेपर्स है, डिजिटलाइज हो चुके हैं वो पेपर्स, आपको पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। गुजराती में लिखे गए पेपर्स, हिंदी में लिखे गए पेपर्स और अंग्रेजी में लिखे गए पेपर्स, कृपया पढ़िए। अब ये हो गया एक बात। उनका ये भी कहना है, अब ये ओबी के जी कह रहे हैं, ओके। उनका ये कहना है कि एम.के. गांधी जी wanted firearms to shoot काफिर रेबल्स, यानी कि जो ब्लैक अफ्रीकन्स वहां पे काम कर रहे थे खुद के इंडिपेंडेंस के लिए, तो ऑब्वियसली गांधी जी ब्लैक अफ्रीकन्स, हमको पता है, हमने ये पढ़ा भी है कि गांधी वॉज फाइटिंग फॉर द इंडियंस एंड देयर फ्रीडम स्ट्रगल इवन व्हेन ही वॉज इन साउथ अफ्रीका। पर वो केवल भारतीय लोगों के लिए मांग कर रहे थे, ना कि सबके लिए, ना कि ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए। उनका ये कहना था, ओबी के जी का ये कहना है कि गांधी जी का ये कहना था कि शस्त्र उठाइए और ये जो अफ्रीकन्स हैं, रेबल्स, यानी कि कौन? अफ्रीकन्स जो गोरे लोगों के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनको गोली मारिए। तो ये नॉन वायलेंस कहां से हुआ? अब आते हैं उन्होंने फेमस किए गए शब्द पे, हरिजन। अनटचेबिलिटी भारत में थी, वो उतनी ही गलत है जितनी आज हम अट्रॉसिटीज के केसेस देखते हैं, झूठी अट्रॉसिटी के केसेस देखते हैं, वो जितने गलत है उतनी ही अनटचेबिलिटी गलत थी। वो तभी का सिस्टम था, अछूत कहना। तो ये जो अछूत शब्द था वो बड़ा गंदा है, हम आपको नहीं छुएंगे, बड़ा गंदा है, ओके। लेकिन उतना ही, उससे गंदा मैं कहूंगी शब्द है हरिजन। वो कहते थे ना, आप अछूत नहीं, आप हरिजन हो। और वो सारे दलितों को हरिजन कहा करते थे, ना कि केवल अछूत लोगों को। सारे दलित अछूत नहीं थे, ये ध्यान में रखिए। वो दलितों को भी हरिजन कहा करते थे। हरिजन शब्द पता है किसने क्रिएट किया है? एम.के. गांधी जी ने नहीं किया है। हरिजन ये शब्द क्रिएट किया गया है, एक कवि थे नरसिंह मेहता, 1400s में उन्होंने हरिजन ये शब्द क्रिएट किया। और हरिजन का मतलब ये होता है कि देवदासियों के जो बच्चे होते हैं ना, बास्टर्ड चिल्ड्रन, इल्लीगल, जिनका कौन पिता है कोई नहीं जानता, उनके जो बच्चे हैं उनको हरिजन कहा जाता है। और गांधी खुल्लम खुल्ला दलितों को हरिजन कहा करते थे। तो ये कौन से नॉन वायलेंट, ये कौन से हम सब एक हैं कहने वाला इंसान हुआ? आप सोचिए। महाड़ में
महाड़ सत्याग्रह जब हुआ था, कौन सा साल था वो, लेट मी चेक, मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। 1932 नहीं, 1932 में तो पूना पैक्ट था। महाड़ सत्याग्रह, मुझे साल याद नहीं है, याद आया तो मैं इसमें लिखूंगी। महाड़ सत्याग्रह क्यों हुआ था? महाड़, महाराष्ट्र में जो महाड़ है, वहाँ पे जो पब्लिक टैंक था, जिसको हम मराठी में विहीर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, वेल या फिर आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं। वहाँ पे एक सिस्टम थी कि अछूतों ने वहाँ से पानी नहीं पीना चाहिए, तो इसलिए महाड़ में एक बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ। गांधी जी उसके विरोध में थे, और ये हकीकत है, ये आपको एब्सोल्युटली कहीं पर भी मिल जाएगी। और तब के न्यूज़पेपर्स में भी लिखा गया है हाउ ही वॉज अगेंस्ट द महाड़ सत्याग्रह। यू कैन चेक इट आउट यदि आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप हमें बताइए, जब, और ये सारी चीजें जो है, मैक्सिमम चीजें हमने आपको जो बताई हैं, दोज वर बिफोर ही केम टू इंडिया। भारत के पॉलिटिक्स को उन्होंने कैसे बदला, इसके बारे में तो हमने ज्यादा आपको बताया भी नहीं। यदि आपको क्या लगता है उनके बारे में ज़रूर बताइए। जाते जाते हम एक सवाल आपसे पूछेंगे कि जैसे यूएस में या यूके में हर एक नोट पे अलग अलग उनके प्रेसिडेंट्स हो या फिर फेमस पर्सनालिटीज़ हो, उनके जैसे चित्र होते हैं, वैसे क्या हमारे नोटों पे भी हमारे महापुरुषों के चित्र होने चाहिए? हमारे महापुरुष, हमारे पॉलिटिशियंस जैसे कि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, वीर सावरकर जी हो, ऐसे होने चाहिए? या फिर हर जगह वही एक चित्र होना चाहिए जो एक्चुअली वो फोटोग्राफर कौन है अब तक कोई नहीं जानता, क्योंकि वो जस्ट किसी ने क्लिक किया था और वो एक्चुअली फोटोग्राफ क्लिक किया गया था 1946 में, जहाँ की एम.के. गांधी लॉर्ड फेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के साथ खड़े हैं एक मंच पे, और वो फोटो क्रॉप किया है और उसका मिरर इमेज जो है वो हमारे नोटों पे हमें दिखता है। तो क्या केवल वही फोटो रखना चाहिए या बाकी महापुरुषों के भी फोटो अलग अलग नोटों पे रहने चाहिए? आपका क्या ख्याल है? आपकी क्या ओपिनियंस है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।